490 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन 10 दिन बाद यानी 8 जुलाई को जंग के 500 दिन पूरे हो जाएंगे। मगर 500 डेज यानी 500 डेज पूरे हो उससे पहले पुतिन ने यूक्रेन का नक्शा बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। यूक्रेन के संपूर्ण विनाश की टाइमलाइन और टारगेट भी लॉक कर दिए गए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पुतिन टॉप गियर के साथ बारूदी कोहराम मचाएंगे, परमाणु बम वर्षकों से एटमी बवंडर लाएंगे और इसकी शुरुआत पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर से शुरू भी हो चुकी है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 10 दिनों के भीतर यूक्रेन का कोना कोना बारूदी कोहराम से दहल जाएगा। दस दिनों के भीतर यूक्रेन का वजूद दुनिया से मिट जाएगा। दस दिनों के भीतर यूक्रेन या तो रूस में शामिल होगा या फिर खंड खंड हो जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया है अपनी सेना को, अपनी इंटेलिजेंस को और जंग से जुड़ी तमाम मिलिट्री विंग्स के चीफ को। वो ये कि 10 दिनों के भीतर हर कीमत पर जंग का नतीजा सामने होना चाहिए। ये तस्वीरें क्रेमलिन से सामने आई हैं, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन कुछ लोगों के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं पुतिन की इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन शामिल था। रूस की तीनों सेनाओं के प्रमुख, मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर, खुफिया एजेंसी एफएसबी के चीफ, यूक्रेन वॉर विंग के कमांडर, रूसी मीडिया के टॉप ऑफिशियल, इंटेलिजेंस विंग के अफसर। रूसी राष्ट्रपति ने रूस में हुए बगावत कांड के बाद पहली बार सेना, इंटेलिजेंस, मीडिया और जंग से जुड़ी हर विंग के चीफ के साथ बैठक की और इस बैठक में ही पुतिन ने यूक्रेन के संपूर्ण विनाश की तारीख और वक्त मुकर्रर कर दिया। जानते हैं वो तारीख क्या है? 8 जुलाई 2023 यानी रूस यूक्रेन जंग का 500वां दिन। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जैसे ही क्रेमलिन में पुतिन की हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई, उसके चंद घंटे बाद ही पुतिन के प्रचंड प्रकोप का, रूसी ब्रिगेड के विनाशक अटैक का पहला ट्रेलर यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में देखने को मिला, जहां रशियन आर्मी ने ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइल स्ट्राइक की। हमला कितना विध्वंसक था, इसका अंदाजा आप क्रामातोर्स्क से सामने आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। पूर्वी यूक्रेन का क्रामातोर्स्क शहर, जिसके भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद एक रेस्तरां को निशाना बनाया गया। क्रामातोर्स्क सिटी रेस्तरां के एक हिस्से में होटल था और दूसरे हिस्से में शॉपिंग मॉल। रूसी मिसाइलों के हमलों में सब कुछ तहस नहस हो गया। क्रामातोर्स्क में रशियन आर्मी ने सिलसिलेवार अंदाज में मिसाइलें दागी। रूस की तरफ से किए गए इस आसमानी हमले में 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल था। हैरानी की बात यह है कि मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि रूसी फौज ने पूरी प्लानिंग के साथ क्रामातोर्स्क के इस रेस्तरां को निशाना बनाया। हमले के फौरन बाद रेस्तरां की इमारत जमींदोज हो गई।
दर्जनों लोग मलबे में फंस गए। वहीं बारूदी कोहराम के चलते सड़कें खून से लथपथ हो गईं। हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। अब सवाल यह है कि अचानक ही क्रामातोर्स्क रूसी ब्रिगेड के टारगेट पर क्यों आया? क्यों रशियन फौज ने क्रामातोर्स्क के रेस्तरां को मिसाइल अटैक में तबाह किया? तो आपको बता दें कि क्रामातोर्स्क हमले को लेकर रूस ने दावा किया कि क्रामातोर्स्क के जिस होटल को निशाना बनाया गया था उसमें यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के कई टॉप कमांडर मौजूद थे। रेस्तरां में नेटो के वॉर स्ट्रैटेजिस्ट भी मौजूद थे। बस इसी आशंका के चलते रशियन डिफेंस ने क्रामातोर्स्क के भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद रेस्तरां को टारगेट किया। मिसाइल हमले में उसे ध्वस्त किया। लेकिन आपको बता दें कि क्रामातोर्स्क पर अटैक की बड़ी वजह यह भी है कि क्रामातोर्स्क यूक्रेन के बड़े शहरों में शामिल है। यहां यूक्रेनी सेना का बड़ा वेपन डिपो भी है जहां नेटो के हथियारों को रखा गया है। बाखमुत से करीब 3 गुना बड़े इलाके में मौजूद क्रामातोर्स्क यूक्रेनी सेना का बारूदी गोदाम माना जाता है। रशियन बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक होने के चलते यूक्रेनी सेना ने इस शहर को अपना आर्सेनल डिपो बना रखा था। लेकिन अब रूसी सेना यूक्रेन के तमाम जंगी खानों को निशाना बना रही है, ताकि जब हथियार ही नहीं रहेगा तो फिर यूक्रेन जंग कैसे लड़ेगा? मतलब साफ है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन अब खुद एक्शन में आ चुके हैं। वॉर को टॉप गियर में ले जाने के लिए सारी अटैक प्लानिंग, सारी बारूदी तैयारी भी कर चुके हैं। यूक्रेन के विनाश का नया ब्लूप्रिंट पूरी टाइमलाइन और टास्क के साथ फिक्स कर दिया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने 8 जुलाई की जो तारीख मुकर्रर की है उस वक्त से पहले यूक्रेन पर बॉम्बर से भी हमले शुरू कर दिए, ताकि यूक्रेन को संभलने का मौका ना मिले और अगर जरूरत पड़े तो बॉम्बर के जरिए यूक्रेन पर एटमी प्रहार भी किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या वैगनर विद्रोह पुतिन के एटमी अटैक का मास्टर प्लान था? क्या परमाणु प्रहार कर पुतिन यूक्रेन को खत्म करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन के प्लान को लेकर बहुत ही हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। पुतिन ने वैगनर को बेलारूस में इसलिए शिफ्ट किया है ताकि वो यूक्रेन पर एमटी प्रहार कर सके और रूस का नाम भी ना आए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर यूक्रेन विध्वंस का पुतिन का नया और विनाशक प्लान आखिर है क्या? बगावत की आड़ में पुतिन बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। विद्रोह के बहाने पुतिन महाविनाश करने जा रहे हैं। ये वो प्लान है जिसके तहत पुतिन का नाम नहीं आएगा लेकिन यूक्रेन का नाम मिट जाएगा। बेलारूस में वैगनर सेंटर एक्टिव हो चुका है। प्रिगोजिन एटमी विध्वंस करने जा रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है। विद्रोह के पीछे पुतिन की सोची समझी रणनीति थी, या यूं कह लीजिए कि वैगनर विद्रोह ही क्रेमलिन के इशारे पर हुआ था। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्यों करवाया? इसके पीछे उनका विध्वंसक प्लान क्या है? इस एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में TV9 भारतवर्ष यही खुलासा करने जा रहा है। विद्रोह वापस लेने के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन, उनके वॉर कमांडर्स, उनके हजारों लड़ाके बेलारूस शिफ्ट हो चुके हैं। वैगनर लड़ाके हथियारों के साथ यहां पहुंचे हैं। अब बेलारूस ही वैगनर का नया और परमानेंट हेडक्वार्टर बन चुका है। बेलारूस में ये वही बेस है जहां से वैगनर फाइटर पुतिन के वॉर प्लान या वॉर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। पुतिन के आदेश पर ही वैगनर सेना को बेलारूस शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब पुतिन सार्वजनिक तौर पर यह दिखा रहे हैं कि उनका प्रिगोजिन या वैगनर लड़ाकों से कोई लेना देना नहीं है। वैगनर को
बेलारूस भेजकर पुतिन ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने विद्रोही सेना को देश निकाला दे दिया है। लुकाशेंको ने दावा किया है कि अगर वैगनर वक्त पर विद्रोह खत्म नहीं करते तो पुतिन पूरे वैगनर को खत्म कर देते। लुकाशेंको के मुताबिक पुतिन ने वैगनर को खत्म करने का फाइनल फैसला ले लिया था, लेकिन उससे पहले ही प्रिगोजिन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। लुकाशेंको का यह बयान इस बात की गवाही दे रहा है कि पुतिन वैगनर से बहुत नाराज है, लेकिन ऐसा है नहीं। पर्दे के पीछे पुतिन बहुत बड़ा और खतरनाक वॉर गेम खेल रहे हैं। वो वॉर गेम क्या है, अब इसे समझिए। वैगनर को बेलारूस इसलिए शिफ्ट किया गया है ताकि पर्दे के पीछे से वैगनर लड़ाके क्रेमलिन के वॉर प्लान को अंजाम तक पहुंचाएं। बेलारूस में रूस अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात कर रहा है। बेलारूस में रूस का बड़ा मिलिट्री बेस है जहां किंजल मिसाइलें वॉर रेडी है। यहीं पर न्यूक्लियर फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। इस बेस पर रूस के ज्यादातर घातक हथियार हैं। बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में पुतिन वैगनर के जरिए यूक्रेन पर एटमी प्रहार करवा दे। बेलारूस के जरिए एटमी हमला करवाने से फायदा यह होगा कि इसमें ना तो रूस का नाम आएगा, ना ही क्रेमलिन का। ऐसे किसी हमले के बाद रूस ऐलान कर सकेगा कि वैगनर ने बेलारूस में मौजूद उसके हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। रूस दुनिया से कहेगा कि वैगनर ने कब्जा किए गए रूसी एटमी हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन वैगनर से उन सभी जनसंहारक हथियारों से अटैक करवा सकते हैं जिनके इस्तेमाल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाबंदी है, मसलन एटमी वेपन, केमिकल वेपन, बायो वेपन और क्लस्टर बम। बेलारूस के पड़ोस में पोलैंड समेत नेटो के कई देश हैं। वैगनर इनके लिए भी बड़ा खतरा बन जाएंगे। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने इसका डर अभी से ही जता दिया है। बेलारूस में वैगनर लड़ाकों को शिफ्ट किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। वैगनर से खतरे का ऐसा ही डर लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने भी जाहिर किया है। हालांकि नेटो चीफ ने कहा है कि नेटो ना सिर्फ वैगनर की गतिविधियों पर नजर रखेगा, बल्कि अगर उसकी तरफ से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। इसी के साथ स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि रूस को कमजोर समझना नेटो की सबसे बड़ी गलती होगी। जिस वक्त नेटो देशों को रूस से डर सता रहा है, उसी वक्त बुल्गारिया में यूक्रेन को भेजे जाने वाले एक बड़े वेपन डिपो को उड़ा दिया गया। बुल्गारिया ने रूस पर आरोप लगाया है। इस हमले के बाद बेलारूस के आसपास मौजूद नेटो देशों की टेंशन बहुत बढ़ गई है। उधर रूस के थिंक टैंक ने यूक्रेन पर एटमी हमले की मांग शुरू कर दी है। पुतिन को न्यूक्लियर अटैक करने की सलाह दी गई है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन पर अब परमाणु प्रहार होने वाला है? क्या इस काम को अंजाम प्रिगोजिन और उनके लड़ाके देंगे? क्या वैगनर की बगावत एटमी हमले का मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान जिसे खुद पुतिन ने तैयार किया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आ रही है कि मेलिटोपोल में भीषण धमाका हुआ है। यूक्रेनी फोर्स ने किया है हिमार्स से हमला। रूसी ठिकाने पर मिसाइल अटैक की भी खबर आ रही है और यह अटैक किया गया है जानकारी के मुताबिक रूसी फोर्स के जरिए हिमार्स के साथ, और रूसी ठिकाने पर यह बड़ा मिसाइल अटैक जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हथियार हाथ में हो लेकिन आपको अगर उसे चलाना नहीं आता हो तो फिर वो लोहे के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के मन में भी कुछ ऐसे ही मलाल तमाम तरह के हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से दोस्ती और वफादारी के बाद रूस के परमाणु बेलारूस तो पहुंच गए, लेकिन बेलारूस उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि बेलारूस की सेना को न तो एटम बम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाने वाली है और न ही बम का सीक्रेट कोड रूस शेयर करने वाला है। अब बेलारूस के राष्ट्रपति मांग कर रहे हैं कि अगर रूस ने बम दिया तो उसे चलाने का तरीका भी सिखाया जाए। बेलारूस की जमीन पर ऐसा ही धमाका करने वाला विनाशकारी बम पहुंच चुका है।
बेलारूस का नाम दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जहां परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। बेलारूस यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, लेकिन यह भी सच है कि बेलारूस के सीक्रेट गोदामों में मौजूद दुनिया का सबसे घातक हथियार मुश्किल की घड़ी में इस देश के काम आएगा या नहीं, ये तय नहीं है। वजह समझ लीजिए, बेलारूस में मौजूद परमाणु हथियारों पर रूस का कंट्रोल रहेगा। न्यूक्लियर अटैक के लिए सिर्फ बेलारूस की जमीन इस्तेमाल होगी। बेलारूस की सेना एटम बम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। बेलारूस के पास रशियन बमों का कोड भी नहीं होगा। अब युद्ध में पहले दिन से पुतिन का साथ दे रहे लुकाशेंको खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस वेपन के नाम से अमेरिका जैसे देश कांपते हैं वो बेलारूस पहुंच चुका है, लेकिन बेलारूस के किसी इस्तेमाल के लायक नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध के पहले दिन से बेलारूस रूस की मदद कर रहा है। बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया। बेलारूस के एयरबेस का इस्तेमाल भी रूस कर रहा है। रशियन फोर्स की ट्रेनिंग भी बेलारूस के कैंपों में हुई। बेलारूस ने रूस के लिए सब कुछ किया। नतीजा यह हुआ कि बेलारूस भी अब नेटो का दुश्मन है। लेकिन पुतिन ने लुकाशेंको को दोस्ती और वफादारी के बदले क्या दिया? अब लुकाशेंको फिक्रमंद इसलिए हैं क्योंकि अगर रूस नेटो के साथ युद्ध में उलझा तो बेलारूस का क्या होगा? अगर नेटो ने रूस की जगह बेलारूस को टारगेट किया तो क्या होगा? अगर रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ तो बेलारूस अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? मौजूदा वक्त में लुकाशेंको के पास सिर्फ पुतिन का भरोसा है। रूस के कुछ एयर डिफेंस और रूस की सेना की कुछ टुकड़ियां और कुछ फाइटर जेट्स हैं। बेलारूस में रूस का जो भी है उस पर रूस का अधिकार है। रूस का एक भी फाइटर जेट पुतिन या रशियन सरकार की इजाजत के बिना मूव नहीं कर सकता। अब परमाणु हथियार की तैनाती के बाद भी बेलारूस के हाथ खाली हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन पर भी रूस का कंट्रोल रहेगा। लेकिन लुकाशेंको अपनी वफादारी की पूरी कीमत चाहते हैं। लुकाशेंको ने डिमांड रख दी है कि रशियन बमों का रिमोट भी बेलारूस को सौंपा जाए। बेलारूस की सेना को भी न्यूक्लियर फोर्स से ट्रेनिंग दिलवाई जाए। बेलारूस को एटम बम के इस्तेमाल का कोड बनाया जाए। अब लुकाशेंको ने दावा किया है कि बेलारूस की मांग को पूरा करने के लिए मॉस्को एक्शन में है। लुकाशेंको के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय और केजीबी ने नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूस बेलारूस को एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार देने के लिए कमेटी बना सकता है। रूस ने अगर बेलारूस को एटम बम का कोड दे दिया तो ऐसा दुनिया में पहली बार होगा जब किसी देश का न्यूक्लियर बम दूसरे देश में हो और उसके इस्तेमाल की छूट भी उस देश को मिल जाए। अब तक दूसरे देशों में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती सिर्फ अमेरिका ने ही की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के परमाणु हथियार कई देशों में मौजूद हैं। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स में अमेरिका परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी पूरी दुनिया को है। कहा जाता है कि अमेरिका के परमाणु हथियार तुर्की में भी मौजूद हैं। ग्रीस में भी परमाणु जखीरा होने का दावा किया जाता रहा है। लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की कमांड अमेरिका के पास ही है। अब पहली बार रूस ने विदेश में एटमी हथियार भेजा है और लुकाशेंको कमांड कंट्रोल भी मांग रहे हैं। ये बेहद खतरनाक स्थिति बन रही है। नेटो ने रूस के इस कदम को बेहद खतरनाक माना है। बेलारूस में परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने को नेटो ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। बेलारूस की सीमा उत्तर में लातविया, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, पश्चिम में पोलैंड और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी का मतलब यूरोप के कई देशों पर खतरा है। आशंका यह भी है कि यह सब पुतिन का बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक के ब्लूप्रिंट का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक ऐसी कमेटी बन सकती है जिसमें बेलारूस में रखे परमाणु कंट्रोल में बेलारूस की सेना का दखल होगा।
अब सवाल ये भी है कि क्या बेलारूस की सेना को एटमी हथियार की ट्रेनिंग देना बहाना हो सकता है? क्या पुतिन का मकसद वैगनार तक परमाणु हथियार पहुंचाना है? क्या पुतिन रूस को परमाणु हमले का कसूरवार बनाने से बचना चाहते हैं? पुतिन के न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट का इशारा लुकाशेंको की धमकियों से भी मिल रहा है। न्यूक्लियर वेपन पहुंचने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए रूस के भरोसे रहने वाले मुल्क के राष्ट्रपति दुनिया को धमकाने लगे हैं। लुकाशेंको ने नेटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस पर आंच आई तो दुनिया मलबा बन जाएगी। अगर रूस नहीं रहा तो बेलारूस भी तबाह हो जाएगा। बेलारूस के सैनिक हर वक्त रूस की तरफ से लड़ने को तैयार हैं। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को पहले नेटो अमेरिका की बराबरी करने का कदम मान रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लुकाशेंको की डिमांड और वैगनर ग्रुप के बगावती तेवर ने नेटो को नई आशंकाओं से भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हाई अलर्ट पर साउथ ईस्ट यूक्रेन है और साउथ ईस्ट यूक्रेन में रूस की एयरफोर्स एक्टिव है। साउथ ईस्ट यूक्रेन में हो सकता है टैक्टिकल अटैक। साउथ ईस्ट यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट भी बताया जा रहा है। अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें अमेरिका की जबरदस्त घेराबंदी की जाएगी। अमेरिका का ऐसा चक्रव्यूह उसे फंसाया जाएगा जिसमें उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। साथ ही जानकारी है कि पुतिन के इस प्लान में चीन भी शामिल है। दोनों ने मिलकर पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक मजबूत सुरक्षा तक एक चक्र बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं, चीन रूस अमेरिका के पास मिलिट्री बेस भी तैयार करने में लगे हुए हैं, जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात करके अमेरिका को काउंटर करने की पक्की तैयारी है। जाहिर है अब अमेरिका पलटवार करता है तो महायुद्ध शुरू होना तय है। पुतिन का चक्रव्यूह तैयार, पेंटागन में हाहाकार। समंदर में घिरा अमेरिका, रूस का बढ़ता दायरा। चीन रूस का विनाशक गठजोड़, यूएस के पास नहीं तोड़। सुपर पावर अमेरिका के दबदबे को खत्म करने के लिए उसके दो जानी दुश्मन साथ मिल गए। रूस और चीन ने ठान लिया है कि समंदर में हर कीमत पर अमेरिका की सल्तनत को तबाह करना है। इसके लिए न सिर्फ दोनों देश अपनी नेवी को हाईटेक हथियारों से लैस कर रहे हैं, बल्कि पैसिफिक से आर्कटिक तक मिलिट्री बेस बनाकर सीधे तौर पर अमेरिका को काउंटर करने की तैयारी है। चीन और रूस अमेरिका के खिलाफ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ ही अलग अलग भी तैयारियों में जुटे हैं। यानी अमेरिका अगर पलटवार करता है तो दोनों साथ मिलकर अमेरिकी मंसूबे को रौंद सके। हालांकि चीन गुपचुप तरीके से अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है कि अगर आने वाले वक्त में वो ताइवान पर कब्जा करता है या ये कोशिश करता है तो मदद के लिए आगे आए अमेरिका को खदेड़ सके। दूसरी तरफ पुतिन उन तमाम देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं जो अमेरिका के सताए हुए हैं। ऐसे में पुतिन उनके साथ मिलकर अमेरिका को मात देना चाहते हैं। और इसके लिए पुतिन ने एक जबरदस्त प्लान तैयार किया है। पुतिन अमेरिका के विरोधी देशों को एकजुट कर रहे हैं, प्रशांत महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, नेवल फ्लीट उतारने के अलावा पैसिफिक से अटलांटिक तक मिलिट्री बेस बनाने में जुटे हैं। चीन के साथ हाईटेक हथियारों को लेकर डील की जा रही है। जिसमें दोनों देशों के बीच मिसाइल एंटी डिफेंस सिस्टम को लेकर अहम साझेदारी पर सहमति बन चुकी है। रूस के विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर आई है कि दोनों देशों के बीच एक दिन पहले एंटी मिसाइल सिस्टम के प्रोडक्शन से लेकर तैनाती पर अहम मीटिंग हुई थी। यानी चीन रूस को यह बात पता है कि अमेरिका पलटवार जरूर करेगा, मिसाइल अटैक से अहम ठिकानों को तबाह कर सकता है।
इसलिए रूस चीन मिलकर ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे अमेरिका का हर अटैक फेल किया जा सके। इतना ही नहीं, अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन और रूस अलग अलग मिलिट्री बेस बना रहे हैं और इसके लिए वो जगह चुनी है जिसके नाम से अमेरिका कांपता है। वो जगह है क्यूबा, जहां चीन और रूस यहां पर मिलिट्री बेस तैयार कर रहे हैं ताकि यहां लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात करके अमेरिका के लिए एक थ्रेट पैदा कर सके। वैसे भी क्यूबा के नाम से अमेरिका घबराता है क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने 8 से 12 मिसाइलें यहां तैनात की थी। अटैक होता उससे पहले ही अमेरिका संकट भाप गया था। फिर बातचीत के बाद मिसाइल संकट टल गया था। सोचिए अगर क्यूबा से तमाम मिसाइलें अमेरिका पर अटैक करती तो अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। सबसे पहले सोवियत संघ क्यूबा से फ्लोरिडा पर अटैक करने वाला था, जिसकी दूरी क्यूबा से करीब 662 किलोमीटर है। उस वक्त मध्यम दूरी की मिसाइल सोवियत संघ ने लगाई थी। सोचिए अब अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस और चीन क्यूबा पर लगाते हैं तो करीब करीब पूरा अमेरिका मिसाइल की जद में आ जाएगा। मिलिट्री बेस और मिसाइलों की तैनाती को लेकर क्यूबा के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री के बीच मीटिंग हुई, जबकि चीन क्यूबा के बीच पहले ही सहमति हो चुकी है। बात इतनी भर नहीं है। रूस और चीन इस बात को ठान चुके हैं कि अमेरिका को तैयारी के लिए जरा भी वक्त नहीं देना है। इसलिए लगातार पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक चीन और रूस मजबूत घेराबंदी कर रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट में 2 रूसी वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं जो चीन की मदद के लिए है। इससे अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी गई है कि अब चीन के साथ रूस हर कदम पर साथ है, फिर चाहे ताइवान पर ही कब्जा क्यों न करना हो। इसी तरह दोनों साथ मिलकर समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ किसी भी वॉर प्लान को बनाने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पुतिन के खिलाफ, उनकी सेना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह कैसे खत्म हुआ? 24 जून को वैगनर सेना अगर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच जाती तो क्या होता? पुतिन ने कितना बड़ा रक्तपात करने का फैसला कर लिया था। विद्रोह के 5 दिनों बाद इस बात का खुलासा उस शख्स ने किया जिसके एक फोन से प्रिगोजिन ने अपने बागी कदम पीछे खींच लिए थे। पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह। रूस के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत। रूसी सेना की सबसे बड़ी खिलाफत। इसका परिणाम, इसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। यह बात पूरी दुनिया जानती है। सशस्त्र सैन्य विद्रोह के बाद पुतिन न सिर्फ प्रिगोजिन को खत्म करने वाले थे, बल्कि पूरी वैगनर सेना को कुचलने वाले थे। लेकिन प्रिगोजिन समेत पूरे वैगनर को जीवन दान मिल गया। प्रिगोजिन को जिस शख्स की वजह से अभयदान मिला उसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के राष्ट्रपति। वैगनर विद्रोह कैसे खत्म हुआ? पुतिन ने वैगनर सेना का खात्मा क्यों नहीं किया? प्रिगोजिन की जान क्यों बख्श दी? बगावत के 5 दिन बाद इस बात का खुलासा खुद लुकाशेंको ने किया। वही लुकाशेंको जिनके कहने पर प्रिगोजिन ने विद्रोह वापस लिया। लुकाशेंको कैमरे के सामने आए और सिलसिलेवार तरीके से बताया, अगर प्रिगोजिन अब भी जिंदा हैं तो क्यों? विद्रोह के बाद पुतिन ने अपने अफसरों को प्रिगोजिन से बात करने के लिए कहा, लेकिन प्रिगोजिन ने हमेशा बात करने से इनकार कर दिया। वैगनर सेना लगातार मॉस्को की तरफ कूच कर रही थी। प्रिगोजिन को बनाने की हर कोशिश जब फेल हो गई तो पुतिन ने रास्ते में ही वैगनर लड़ाकों की कब्र खोदने का आदेश दे दिया। विद्रोह के बारे में जब बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी लुकाशेंको को पता चला तो उन्होंने पुतिन को फोन किया। दोनों में क्या बातचीत हुई खुद लुकाशेंको ने बताया।
लुकाशेंको और पुतिन के बीच ये बातचीत तब हुई जब वैगनर लड़ाके मॉस्को से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर थे। इधर लुकाशेंको ने पुतिन को शांत रहने को कहा, उधर प्रिगोजिन को फोन घुमा दिया। अच्छी बात यह रही कि प्रिगोजिन ने लुकाशेंको का फोन उठा लिया। लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से कहा कि अगर वैगनर मॉस्को पहुंच गए तो पुतिन उन्हें कुचल देंगे, इसकी पूरी तैयारी है। यही वो बात थी जिससे प्रिगोजिन का दिल दहल गया। इसके बाद प्रिगोजिन ने न सिर्फ विद्रोह वापस ले लिया बल्कि सरकार के साथ डील भी कर ली और इस तरह सैन्य बगावत की सबसे बड़ी आग बुझ गई। प्रिगोजिन की जान बच गई, वैगनर सेना बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के टारगेट पर है क्रीमिया, जिसे हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की बेचैन है। ऐसे में क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट को मजबूत करने के लिए पुतिन ने आत्मघाती ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया है, जो बिना किसी को भनक लगे बड़े से बड़े युद्धपोतों को तबाह कर सकती है, किलर सबमरीन्स का काल बन सकती है और इतना ही नहीं, दुश्मन के नेवल बेस से लेकर तमाम कॉम्बैट ऑपरेशंस की खुफिया जानकारी जुटा सकती है। आखिर कौन है शिकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक समंदर वाले वॉर जोन में रूस के जंगी बेड़े यूक्रेन पर प्रहार कर रहे थे। अब तक काला सागर में रूसी नौसेना के सबमरीन और डेस्ट्रॉयर बारूदी कोहराम मचा रहे थे। अब तक पुतिन नेवी सील कमांडो और मरीन कमांडोज के जरिए ब्लू वॉर जोन में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। मगर अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मरीन मैमल्स ब्रिगेड को ब्लैक सी में उतार दिया है ताकि दुश्मन को भनक भी न लगे और उसका काम तमाम हो जाए। जी हां, इस बार रूस ने काला सागर में अपनी ब्लैक सी फ्लीट के साथ साथ एक ऐसी आत्मघाती ब्रिगेड तैनात की है जो बड़े से बड़े वॉरशिप, जंगी बेड़े, सबमरीन को तबाह कर सकती है। बेहद ही सीक्रेट तरीके से समंदर में किसी भी मिशन को अंजाम दे सकती है। और जानते हैं पुतिन की इस मरीन मैमल्स का शिकारी कौन है? बोतल नोज डॉल्फिन। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने समंदर में कैप्चर की गई तस्वीरों के जरिए यह खुलासा किया है कि रशियन नेवी ने ब्लैक सी फ्लीट की ट्रेन्ड डॉल्फिन समंदर में उतारी है। ट्रेन्ड डॉल्फिन्स की तैनाती ब्लैक सी पोर्ट पर की गई है। डॉल्फिन्स क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट तक निगरानी कर रही हैं। काला सागर में मौजूद रूस के समुद्री इलाके से लेकर क्रीमिया तक पुतिन की मैमल्स ब्रिगेड यानी बोतल नोज डॉल्फिन ने मोर्चा संभाल रखा है। दुश्मन मुल्कों के जंगी बेड़ों, सबमरीन और सैन्य मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इधर खबर यह है कि फ्रांस ने एक ऐसे हथियार का टेस्ट किया है जिससे रूस तिलमिला गया है, क्योंकि फ्रांस हाइपरसोनिक ग्लाइडर का टेस्ट करने वाला इकलौता देश बन गया है, जबकि अभी तक रूस ही हाइपरसोनिक हथियारों में सबसे आगे था। रूस की तिलमिलाहट इसलिए भी है कि जिस वक्त फ्रांस ने ग्लाइडर का टेस्ट किया उससे एक दिन पहले एक रूसी साइंटिस्ट को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े कई सीक्रेट नेटो देश को भेज दिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि दोनों घटनाओं में क्या कोई कनेक्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रांस की हाइपरसोनिक कामयाबी के पीछे रूस के चोरी हुए सीक्रेट दस्तावेज तो नहीं? आसमान में विध्वंसकारी संग्राम, तबाही बचाने को तैयार फ्रांस। बनाया हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार, क्रेमलिन में मचा कोहराम। इस 5 सेकंड के वीडियो ने दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिसके बाद फ्रांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फ्रांस ने मैक 5 की स्पीड वाले हाइपरसोनिक ग्लाइडर का टेस्ट करके सबको चौंका दिया है, क्योंकि अभी तक इस तरह का हथियार बनाने का दम सिर्फ रूस भरता था। लेकिन अब फ्रांस के हाइपरसोनिक ग्लाइडर V-मैक्स के सफल परीक्षण के बाद रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है, ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि वो आने वाले वक्त में हाइपरसोनिक ग्लाइडर भी भेज सकता है।
हालांकि अभी फ्रांस ने वी मैक्स का प्रोटोटाइप बनाकर उसका टेस्ट किया है, जो सफल हुआ। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि फ्रांस जल्द ही तेजी से इसका प्रोडक्शन शुरू कर देगा। हाइपरसोनिक ग्लाइडर क्यों एक विनाशक हथियार है, इसके बारे में बताएं। उससे पहले बताते हैं आखिर क्यों फ्रांस के ग्लाइडर को लेकर रूस में हाहाकार मचा हुआ है। जिस दिन फ्रांस ने हाइपरसोनिक ग्लाइडर का टेस्ट किया, उससे एक दिन पहले रूस ने एक हाइपरसोनिक साइंटिस्ट वालेरी गोलोबकिन को राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया। उन पर एरोडायनामिक्स से जुड़े सीक्रेट दस्तावेज नेटो के किसी सदस्य देश को लीक करने का आरोप लगा है। वालेरी गोलोबकिन मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ एरोडायनामिक्स में प्रोफेसर थे, जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। उन पर आरोप लगा है कि साल 2020 में उन्होंने कुछ सीक्रेट दस्तावेज नेटो देश को सौंप दिए। अब सवाल उठ रहा है, कहीं वो सीक्रेट जानकारी हाइपरसोनिक ग्लाइडर से जुड़ी तो नहीं थी, क्योंकि अभी तक रूस ही ऐसे वेपन पर काम कर रहा था। लेकिन अब फ्रांस ने टेस्ट भी कर लिया। फ्रांस नेटो का भी सदस्य देश है। ऐसे में सवाल उठना जायज भी है कि जिस टेक्नोलॉजी में रूस काफी वक्त से काम कर रहा था, उसमें अचानक फ्रांस कैसे आगे निकल गया। फ्रांस में पुलिस की गोली से एक नाबालिग की मौत के बाद हंगामा मच गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस के साथ लोगों की झड़प हुई। पेरिस में सरेआम एक नाबालिग को गोली मारने के बाद फ्रांस की पुलिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। फ्रांस के लोग पूछ रहे हैं कि क्या सड़क पर पुलिस इस तरह किसी मासूम की जान ले सकती है। पेरिस की सड़कों पर एक नाबालिग लड़के को पुलिस ने गोली मारी तो लोगों का खून खौल उठा। हिंसा भड़क उठी, सड़कें सुलग उठी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। देखते ही देखते पेरिस के कई इलाके जलने लगे। ये तस्वीरें पेरिस के उपनगर नॉन्ते की है, जहां पुलिस की गोली से एक नाबालिग की मौत के बाद बवाल मच गया। नाराज लोगों ने काफी देर तक सड़कों पर बवाल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने एक स्कूल में भी आग लगा दी। भीड़ ने टाउन हॉल को भी आग लगा दी। घटना के बाद 31 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस पर भी भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। पेरिस प्रशासन के मुताबिक सड़कों पर हिंसा के दौरान पुलिस फोर्स पर लोगों ने बड़ी मात्रा में पटाखे भी फेंके। यहां तक कि लोगों ने ऊंची इमारतों वाले इलाकों तक दमकल कर्मचारियों को पहुंचने से रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड भी खड़े कर दिए। मंगलवार शाम को नॉन्ते पुलिस स्टेशन के सामने लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। बाद में धीरे धीरे हिंसा आसपास के इलाकों में भी फैल गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत और तहजीब पसंद शहरों में माने जाने वाले पेरिस की सड़कों पर यह हिंसा एक मामूली बात से शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल के एक डिलीवरी ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने पहले रोका। पेरिस पुलिस के मुताबिक जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने चेकिंग के लिए नाबालिग लड़के को रोका तो उसने भागने की कोशिश की। तस्वीरों में एक पुलिस अधिकारी को कार के ड्राइवर की ओर बंदूक ताने हुए देखा जा सकता है।